हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। सो जैसे कि आप सभी को पता है या फिर आशंका चलाई जा रही है कि भाई जो आपका एचपी अलाइड का पेपर है वो कभी भी जो है वो इस साल आ सकता है। तो उसके लिए हमने अभी रिसेंटली डीप एनालिसिस भी जो है वो एवरी सब्जेक्ट का बनाया था, जिसमें एचपी जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट साइंस के जो एनालिसिस आपको मिले, जो कि पेपर में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। जो बच्चे नई तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने क्या अब किया है, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में जो हुए हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअल में एग्जाम में जो है वो पैटर्न जो है वो क्या रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है और अटेम्प्ट करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को करेंगे। ज्योग्राफी के वो क्वेश्चंस जो कि आपकी पिछले 2020 के पेपर को, पहले हम 2020 का पेपर करेंगे जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम 2019 का पेपर करेंगे। उसके बाद 2018 का पेपर जो है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो आपने पूरी वीडियो को देखना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, जिसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को इकट्ठा करें तो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो आपके ज्योग्राफी के पिछले साल, जो पिछला पेपर हुआ 2020 में, कोरोना काल से पहले ये पेपर हुआ था, तो थोड़ा इसमें हिचकिचाना नहीं कि 2020 में तो कोरोना मार्च के बाद जो है लॉकडाउन मार्च 22 को लगा था, उससे पहले ये पेपर हो गया था। जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो पेपर आपका जो है वो अगस्त या सितंबर में जो है वो पेपर जो है वो हुआ था। कोरोना काल के बीच में जो है मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो के। उससे पहले हमारा जो एचआरटीसी कंडक्टर का जो कोर्स है ये कल लॉन्च हुआ है। तो इसमें पहले क्या था, आपको कल मंडे तक जो था इसमें ऑफ था, बट अब ये कोर्स आपको 999 का जो है मिलेगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, कम से कम 3000 तक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज में 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जो भी बच्चे एचआरटीसी कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपको डेली 4 लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ कवर अप होगा। एचपी जीके भी इसमें कवर अप होगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अभी भी आकर तैयारी, क्योंकि ये पेपर आपका 2 मंथ तक आएगा और 2 मंथ्स में एक कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट होगी। तो आराम से आप तैयारी जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ हमारे डिफरेंट कोर्सेज जो है, टीजीटी आर्ट्स का जो कमीशन का, ये भी हमारा कल जो है वो मंडे को जो है वो लॉन्च हो चुका है। और उसके साथ एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का हमारा कोर्स 60% ऑफ के साथ 3000 में है, एचपी जेबीटी का 50% ऑफ में और एचपी पटवारी सिर्फ 1200 रुपीज में। और इन सभी में सेम चीज आपको मैं बता रहा हूं कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से वीडियोस आपको मिलेंगी। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी वीडियोस, पीडीएफ्स, आपको नोट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट और टेस्ट सीरीज जो देखने को मिलेंगे। सो इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर की, जो कि चाहते हैं कि उनका जो है सपना जो है वो गवर्नमेंट जॉब का है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। सबसे पहला प्रश्न जो है एचपी अलाइड प्रीवियस ईयर पेपर 2020 में ज्योग्राफी का जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भारत में डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। देखो, थोड़ा सा मैं यहां पे आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप एलाइड का एग्जाम देखेंगे तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको कुछ मिले थे, बट वो करंट अफेयर में देखने को मिले, किसी और सब्जेक्ट में मिले। ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आए। तीसरी पार्ट जो है यहाँ पे कि आपका एनटी का पेपर और एलाइड का पेपर लिमिट बिल्कुल सेम बोला जाता है, 120 क्वेश्चन उसमें आते हैं, 200 यहां आते हैं। बट बात क्या है कि एनटी के पेपर में आपने देखा होगा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, असर्शन वाले क्वेश्चंस आए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला पेपर कुछ इस तरीके का ही आएगा। बट अभी हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जब हम बाद में खुद जो डेली आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे उसमें हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे पूछ रहा है कि इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे तो इंडिया का सबसे बड़ा पठार जो है यहां पे दक्कन का पठार जो है। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का सबसे बड़ा पठार है। यहां पे आपको ब्लैक सॉइल जो है वो देखने को मिलती है ना, ब्लैक सॉइल जो है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूछ रहे हैं वो किस वजह से बना है। तो पहले वो शील्ड वॉल ज्वालामुखी है, फ्लड से बना है, कंपोजिट या कार्डेरा। देखो यहां पे अगर आप देखोगे फ्लड की वजह से ये बना हुआ, ये आंसर है इसका। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो, 2 तरीके की वॉल्केनिक इरप्शन होती है। इरप्शन का मतलब होता है जब लावा निकलता है तो 2 प्रकार का निकलता है। पहला क्या होता है कि लावा जो है वो एक एक्सप्लोजिव टाइप में लिखता है, जाकि जब आपका एक एक्सप्लोजिव और धमाका होता है तो वहां पे एक बाउल शेप, कटोरे जैसी शेप बन जाती है, जिसको आप या तो कार्डेरा कहते हैं या फिर आप उसको क्रेटर कहते हैं, है ना। वो होता है एक्सप्लोजन की वजह से, जिससे लावा बिखरता है पूरा, है ना। और एक होता है कि लावा जो है जिसमें से पानी, जिस तरीके से आपकी जमीन में से पानी निकल रहा है, फवारे के तौर पे या ब्लास्ट के तौर पे नहीं, धीरे धीरे निकलता है। तो लावा जब निकलता रहता है तो वो फैलता चला जाता है, नदी की तरह बहता चला जाता है, और जिसकी वजह से आपके प्लेट्यूज वगैरह बनते हैं। तो उसी लिए ये होता है कि फ्लड टाइप, जिसको हम एक और टाइप बोलते हैं, एक एक्सप्लोजिव टाइप और दूसरा टाइप हम बोलते हैं फिशर टाइप।
फिशर इरप्शन के साथ ही आपके जो है वो क्या बने हैं, दैट इज योर डेक्कन ट्रैप और डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आपका इस वजह से ही बना है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी, इनमें से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का मिलन स्थल। यहां पे क्वेश्चन जो है ये आपको पंच प्रयाग जो हमसे पूछे जाते हैं, पांच प्रयाग के ऊपर मैंने कई बार जितने भी सेशंस लिए पंच प्रयाग कई बार आपको डायग्राम के थ्रू समझाए हैं। आप सब इंस्पेक्टर की एनालिसिस सब इंस्पेक्टर की प्लेलिस्ट वाली वीडियोस में चले जाएंगे, वहां पे आपको रिवर्स ऑफ इंडिया जो है वहां पे एक्सप्लेन है, वहां पे हिमालयन रिवर्स पे मैंने डिटेल में इस टॉपिक को समझाया। तो देखो जो चीज पढ़ाई हुई है वो आई हुई है ना। तो जब यहां से आपका बद्रीनाथ से सतोपंथ ग्लेशियर से, कहां से, सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, दैट इज योर अलकनंदा। अलकनंदा जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और यहां से आती है, और यहां से गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री उत्तरकाशी से आपकी एक रिवर निकलती हुई आती है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है, भागीरथी नाम है। तो भागीरथी और यहां से अलकनंदा आती है, तो यहां पे आपका आता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में दोनों मिलती है और यहीं से इसका नाम जो है गंगा पड़ता है। ठीक है ना। यहां पे आप जाएंगे तो यहां पे धौली गंगा जो है वो मिलती है अलकनंदा के साथ। तो धौली गंगा पे क्या बनता है, विष्णु प्रयाग। धौली गंगा पे क्या बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है ना, धौली गंगा पे विष्णु प्रयाग बनेगा। फिर यहां से आपकी नंदाकिनी रिवर आएगी, तो नंदाकिनी रिवर के साथ यहां पे नंद प्रयाग बनेगा, है ना। यहां से आपकी पिंडार रिवर आएगी, तो पिंडार रिवर जब आएगी यहां पे आपका बनेगा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग यहां बनेगा। और यहां पे आपकी रिवर आएगी, यहां पे आपका केदारनाथ, आपने सुना होगा केदारनाथ में यहां से ग्लेशियर से रिवर निकलती है जिसका नाम आता है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जिसको काली रिवर भी बोला जाता है, तो मंदाकिनी कहां मिलती है, अलकनंदा के साथ रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो आपने देखा होगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये पांच प्रयाग आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे आपको विष्णु प्रयाग देखने को मिलेगा, नंद प्रयाग देखने को मिलेगा, कर्ण प्रयाग, देन आपका रुद्र प्रयाग एंड देन देव प्रयाग। तो ये आपको हमेशा ध्यान में जो है वो रखने हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे आंसर क्या आएगा आपका, देव प्रयाग में हमेशा ध्यान में रखना कि आपकी गंगा, ये भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती हैं और यहीं से इसका नाम गंगा जो है वो पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिवर आइलैंड माजुली, माजुली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो क्या है, रिवर आइलैंड, रिवर के ऊपर एक आइलैंड है। और ये कहां मिलेगा आपको, असम में मिलेगा। असम में ये आपको मिलेगा। और ये कौन सी रिवर के ऊपर ये पूछ रहा है, तो ये कौन सी रिवर है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस। अब देखो यहां पे आपको टेस्ट नहीं किया जा रहा, तभी तो ये लाइव सेशन नहीं, ये रिकॉर्डेड में आपको मिल रहा है। यहां पे आपको सिर्फ ये ध्यान में रखें कि पेपर में क्वेश्चंस कहां से आए थे उसको समझने की कोशिश करनी है। तो रिवर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी रिवर पे आया। तो रिवर के ऊपर माजुली जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि असम से एक ही रिवर है जो निकल रही है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जिसको यरलुंग सैंगपो, क्या कहां कहा जाता है, ये यरलुंग सैंगपो, इसको चाइना या फिर आप बोल सकते हो तिब्बत में इसको यरलुंग सैंगपो बोला जाता है ना। और उसके बाद ये जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसको सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये असम में जब एंटर करती है तो इसका नाम क्या पड़ता है, इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसका नाम असम में पड़ता है। और उसके बाद जब ये कहां जाती है, दैट इज इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कितने नाम है इस रिवर के, तो आपको यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर में बन सकता है। ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर इन्हीं के आसपास, और जो चीजें आपको करवाई हुई है उन्हीं के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर से दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका रिवर से क्वेश्चन जो है, तो सतलुज नदी जो है वो आपकी कहां से निकलती है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप हिमाचल में रहने वाले और हिमाचल जीके की बात करते हैं तो सतलुज नदी तो हम पढ़ते हैं, और सतलुज नदी एक ऐसी नदी है हिमाचल की नदियों में से जो कि हमारे देश के बाहर से जो ओरिजिनेट होती है। तो वेरीनाग स्प्रिंग जो है यहां से तो आपकी झेलम नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है। रक्षातल, रोहतांग पास से आपकी ब्यास, और ब्यास कुंड से भी आपकी ब्यास, और रोहतांग पास के पास से आपका बाड़ा बंगाल से
आपकी रावी नदी जो है वो भी आपकी जो है वो निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रक्षा स्थल जो कि आपकी मानसरोवर लेक के पास है, जहां से आपकी मानसरोवर लेक से ही आपकी क्या निकलती है, दैट इज इंडस रिवर जो है निकलती है, वहीं से आपकी सतलुज रिवर भी निकलती है। और हिमाचल में अगर आपसे कोई पूछे हिमाचल में कहां से एंटर करती है, तो आपने बोलना है कि शिपकिला पास जो है किन्नौर रीजन में, किन्नौर रीजन में शिपकिला पास है, वहां से ये एंटर करती है। तो हिमाचल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा था हिमाचल में कहां से एंटर करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी होना। देखो चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका किससे आ गया है, रिवर से क्वेश्चन पूछा गया, समझने की कोशिश करनी है इनको। तो रिवर के ऊपर देखो यहां पूछ रहा है कि यमुना, यमुना जो है वो राइट ट्रिब्यूटरी है किसकी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। और गंगा को कहां मिलती है, ये संगम होता है, त्रिवेणी संगम बोलते हैं इसको। यह आपको मिलेगा प्रयागराज में, है ना, प्रयागराज में आपको संगम मिलेगा गंगा और यमुना का। वहां पे गंगा की ये राइट ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड की सहायक नदी है। बट यहां पे पूछ रहा है कि यमुना की इनमें से कौन सी जो है वो एक ट्रिब्यूटरी नहीं है। गिरी रिवर के बारे में आपने सुना है, टोन रिवर के बारे में सुना है, सोम रिवर के बारे में सुना है, सरसा रिवर जो है ये आपकी जो है ये आपकी सतलुज की है, सरसा रिवर जो है ये आपकी सतलुज की है। तो आंसर आपकी जो होगा सरसा जो है वो यहां पे आंसर जो है होगा, सोम और टोन एंड गिरी जो है वो आपकी यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न से किस राज्य के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। बट घनत्व की जब बात करते हैं, ठीक है ना, तो घनत्व सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि घनत्व कितना है। जैसे अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करोगे तो 382 स्क्वायर पर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही किस मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने ज्यादा लोग रहते हैं वो होता है घनत्व। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, केरला में या पंजाब में, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा डेंस जो है वो बिहार है। तो 2011 का सेंसस जो है वो पढ़ के जाना है आपने, सेंसस को छोड़ना नहीं है। अभी तो आपका 2021 का सेंसस भी आने वाला है, तो जब 21 का आ जाएगा तो 21 के ऊपर तो धड़ल्ले से क्वेश्चन जो है वो आपके बनने हैं। और उससे पहले अगर आया तो 2011 का सेंसस देखो आपका 2020 तक, मैं ये लेके चलो कि आगे जब भी आपका पेपर आएगा 2031 से पहले पहले तो आपको हमेशा यही क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे कि 21 के आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो कहां पे। अब ऐसे क्वेश्चन जो कि स्टैटिक है, ये क्यों स्टैटिक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एनालिसिस में हमने पढ़ा था, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये पेपर में आपको आएगी, चाहे डिजास्टर से रिलेटेड हो, डिजास्टर्स के इक्विपमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, जोन से रिलेटेड हो, अर्थक्वेक से, वोल्केनो, टाइप ऑफ अर्थक्वेक या टाइप ऑफ वोल्केनोस वगैरह से ऐसे क्वेश्चन हो, ये हमेशा आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और धारवाड़। तो इसका आंसर जो है हैदराबाद मतलब तेलंगाना में आपको ये हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि जितने भी लोग जो हैं वो GIS करने जाते हैं या रिमोट सेंसिंग में कुछ स्टडी करने जाते हैं आफ्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ MA भी आपकी GIS में होती है। आप नियर बाय पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अगर आप जाएंगे चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे भी आपको GIS का कोर्स मिलेगा। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में वहाँ पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग से कोर्स है, GIS का अलग से कोर्स है। वहाँ पे फिर जब आप आगे अलग लेवल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको हैदराबाद में भी आपको एक ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज ब्राउन डायमंड। अब देखो ये है स्टैटिक क्वेश्चंस कि भाई ये किसको बोलते हैं, ये किसने फाउंड किया, ये कहां से आया, ये कब आया, ये पहला कब हुआ, ये बाद में कब हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं। ये रट्टा थोड़ा सा आपको मारना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस को, ये आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आने वाले कल में कभी नहीं देखने को मिलेंगे, आने वाले कल में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज ब्राउन डायमंड, आयरन, लिग्नाइट, मैग्नीशियम एंड माइका। तो आंसर होगा लिग्नाइट इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा, लिग्नाइट को क्या बोला जाता है, ब्राउन डायमंड जो है वो बोला जाता है। और डायमंड अगर देखा जाए इंडिया में कहां मिलता है, तो पन्ना एरिया है आपका, दैट इज फेमस, MP में दैट इज फेमस फॉर द डायमंड रिजर्व्स, डायमंड रिजर्व्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको तेंदुलकर कमेटी और कई सारी कमेटीज हैं जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को घोषित किया। कईयों ने इनकम बेस पे किया, कईयों ने कैलोरी बेस पे किया कि जैसे 2400 कैलोरीज हैं या 2100 कैलोरीज हैं, रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, अगर कोई दिन में इतनी कैलोरीज लेता है तो भाई हाँ वो पूरा पुअर है कि नहीं है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है कि नहीं है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 नहीं, यहाँ पे सेंसस नहीं पूछा, उसने सिंपल पूछा है कि भाई पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे किसकी सबसे ज्यादा है, तो उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आंसर आएगा आपका उड़ीसा जो है, वहां पे पॉवर्टी लाइन से नीचे जो है आपको पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनमें से शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हमारे आपने देखा होगा 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है ना, 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं। और अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस थी, 14 लैंग्वेजेस थी। बाद में कई सारी लैंग्वेजेस आपकी ऐड हुई, लास्ट में आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, सेंथली, ये आपकी लास्ट में ऐड हुई है। मतलब 18 से 22 तक बोडो, डोगरी, सेंथाली और मैथिली जो है वो ऐड हुई है आपकी। अब ये पूछ रहा है कि अनुसूचित भाषाओं में सबसे छोटी भाषा का समूह कौन सा है, मतलब सबसे कम बोलने वाली, पंजाबी, तमिल, गुजराती, कश्मीरी। अब देखो ये दोनों तो आपके कट जाते हैं, अब जो ऑप्शन से भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। और पंजाबी स्पीकिंग और कश्मीरी स्पीकिंग अगर आप लोगे तो आप सबसे डेफिनेटली कश्मीरी स्पीकिंग लगाओगे। और यहां से आपको ये भी पता लगेगा कि कश्मीरी जो है वो एक 22 लैंग्वेजेस में इंक्लूड होती है, पंजाबी भी इंक्लूड होती है, तमिल जो है ये 2004 में सबसे पहली इंडिया की ऑफिशियल क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारी कुछ ही हैं, ठीक है ना, जैसे कि तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, उड़िया हो गया, उसके साथ आपकी तेलुगु होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम होगी, ये सब आपकी क्या है, ये है आपकी क्लासिकल लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेजेस है जिनका खुद की जो है वो लिपि होती है, जिन्हें किसी से चोरी नहीं की होती। जैसे पंजाबी है तो उसको थोड़ी सी आप बोल सकते हो कि हिंदी की लिपि से ही जो है उसको उठाया हुआ है, वर्ड्स सिमिलर जो है मिलते हैं। ये वो हैं जो एंशियंट है, 2000 साल पुरानी है और इनमें कभी भी किसी से उठाई हुई नहीं है। चलिए, भोपाल गैस डिजास्टर, काइंड ऑफ भोपाल गैस, इस पे 2 क्वेश्चन आए थे, अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो भोपाल गैस डिजास्टर जो पूछा जा रहा है कि वो कैसा डिजास्टर है, ठीक है ना, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भोपाल गैस डिजास्टर जब हुआ तो कौन सी गैस जो है वो रिलीज हुई थी। इसके ऊपर एक मूवी भी है, राजपाल यादव की एक मूवी थी जो प्रॉपर बताया था कि किस तरीके से गैस लीक हुई थी। ठीक है, जिस बंदे ने किया था वो फौरन भाग गया, उसके बाद उसकी डेथ होगी, उसको सजा तो हुई नहीं। ठीक, लाखों लोग जो है भोपाल में मरे उस गैस से, जहरीली गैस से। तो एक प्राकृतिक आपदा थी, मानव रचित आपदा थी, आतंकवाद आपदा थी, इनमें से कौन सी भी थी। तो साफ पता है हमारे को कि आंसर जो है वो इसमें क्या है, दैट इज इट इज ए मैन मेड डिजास्टर। तो ऐसे कुछ आसान क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जिनका आंसर फटाक से जो है वो मुंह पे हमारे होता है। उसके बाद पूछा जा रहा है हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने देखना है कि जितने भी आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ोगे या इंस्ट्रूमेंट को पढ़ोगे तो ये कहां से, जैसे साइक्लोन का क्वेश्चन पूछा है कि साइक्लोन किस प्रकार का वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है कि किस तरह है, फर्स्ट टर्म साइक्लोन कब आई, अर्थक्वेक टर्म किसने दी, किसने ये स्केल को फाउंड किया, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी, वैगनर जिसने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, एडी होल्डमैन, डब्ल्यू डेविस जिसने फ्लूवियल प्रोसेस की जो है वो थ्योरी जो है, कई बार एचएएस में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि फ्लूवियल प्रोसेस किसने दिया था, और उसके बाद नन ऑफ दिस। तो आंसर यहां साफ पता लग रहा है, वैगनर भी नहीं है, डब्ल्यू डेविस भी नहीं है, एडी ओल्डमैन जो है जिसको फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगर आप ज्यादा पढ़ते हैं तो ज्यादा पढ़ने से आपको ये पता लग जाता है कि ये 2-3 ऑप्शन तो है, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, डब्ल्यू डेविस एंड वैगनर, एडी ओल्डमैन। ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए, क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो, पर मोस्टली आपके में आंसर जो है वो हो गई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, एनडीएमए एक्ट जो है वो 2005 में आया था और इसी के अंडर एनडीआरएफ भी बनाई थी जिसको लीड जो करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है एनडीआरएफ। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कौन होता है, कई बार पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार मैंने भी आपके साथ जो है लाइव सेशंस में डिस्कस किया है। तो पीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर और सीएम ऑफ द स्टेट्स। सो एनडीएमए जो है उसमें हमेशा जो है वो हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होंगे, ठीक है ना। आगे एक और क्वेश्चन है, मैं अभी बता देता हूं कि स्टेट का अगर पूछेंगे तो सीएम होगा। यहां पे बच्चे बड़ी कंफ्यूजन करते हैं, यार वहां पे अगर पीएम है तो यहां पे भी सीएम ही होगा ना। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अगर होगी तो वो आपका, अगर हिमाचल की पूछे जाएंगे तो आपके जो सुक्खू जी हैं जो सीएम है वो इसके जो है वो क्या होंगे, हेड होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भोपाल गैस डिजास्टर में फिर से क्वेश्चन आया, तो 2 क्वेश्चन आपको भोपाल गैस डिजास्टर पे आए कि ये कब हुआ। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि आपने मुझे उस गैस का नाम बताना है जिसकी वजह से लोग जो है मरे। अब देखो कई सारे डिजास्टर जो हुए हैं, चेरनोबिल हुआ है, फिर आपको क्या बोलते हैं मरकरी की वजह से हुआ है ना। तो कई सारे डिजीजेज जो हैं जो पोल्यूशन की वजह से होती हैं, डिजास्टर्स की वजह से होती है, उनके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है। और इंडिया में अगर कोई डिजास्टर्स हुए हैं तो उस पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा,
ठीक है। तो जैसे आपसे पूछ लेगा भुज जो है वो अर्थक्वेक कब आया था, है ना, सुनामी जो है वो कब आई थी, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो द भोपाल गैस डिजास्टर ऑकर्ड इन भोपाल गैस आफ्टर कब हुई थी? 1987, 84, 83 और 85 में। तो ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि जब आप 1984 को थोड़ा सा ध्यान में रखना, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, जब ब्लू स्टार हुआ, कई सारे आप इवेंट्स को माइंड में रखते हुए आप ध्यान में रख सकते हैं कि उस टाइम पे एक और ऐसे डिजास्टर जो है इंडिया में हुआ था, दैट इज भोपाल गैस डिजास्टर। अभी भी व्हेन आई वाज गो टू भोपाल एसएसबी सेंटर, जब मैं भोपाल एसएसबी सेंटर में गए थे तो वहां पे मना था कि उस सेक्शन में नहीं जाना है आपने। अभी भी वहां पे रोक लगाई जाती है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे हमें मना किया जाता था कि वहां पे नहीं जाना। वहां गए तो आप सीधा बाहर हो, ठीक है, बाहर में जाके सभी जगह पे आराम से घूमो, बट वहां आपको बोला जाता था कि आप बाहर हो। तो वहां अभी भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी हुई है। वाइल्ड फायर, देखो वाइल्ड फायर एक डिजास्टर है, तो नॉर्थ अमेरिका में वाइल्ड फायर को क्या कहा जाता है? बुश फायर, एल नीनो, फॉरेस्ट फायर, नन ऑफ दिस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। बुश फायर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर बहुत आते हैं क्योंकि एक तरीके की ट्रॉपिकल कंट्री है, डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। एल नीनो ये तो एक ओशियन करंट है, ठीक है, जो हमारे मानसून को इफेक्ट करती है। और फॉरेस्ट फायर तो एक सिंपल टर्म है जो कि यूज़ की जाती है अगर जंगल वगैरह में आग लग जाती है। तो आंसर जो है यहाँ पे नन ऑफ दीज जो है वो आएगा। तो पहला क्वेश्चन है जहाँ पे नन ऑफ दीज जो है वो आंसर बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसका आंसर जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे। तो देखो एक क्वेश्चन के साथ आप कितने लड्डू बड़ा क्वेश्चन आपको वहां मिल गए और आप खुश हो जाओगे वहां पे कि ऐसे क्वेश्चंस मिले। साइक्लोन्स, देखो एक और डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन है कि साइक्लोन्स जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? टाइफून, हरिकेन, टोर्नाडो, नॉन ऑफ दिस। जो हमारे लाइव लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे उसमें डेफिनेटली आपको विंड्स से लेकर साइक्लोन तक का पूरा चैप्टर है एक, कि विंड्स कौन कौन सी हैं, फिर उसके बाद आपकी विंड्स को इफेक्ट कौन करता है, और उसके बाद आपको विंड्स के कितने टाइप्स हैं, है ना, और उसके बाद लोकल विंड्स भी आ जाएंगी, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज बनेगी, उसके बाद साइक्लोन भी आएगा, आपका टॉर्नेडो भी आएगा बीच में। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा फाजिल्का, अबोर वाले रीजन्स में अभी अनएक्सपेक्टेडली पंजाब में जो है वो आपको साइक्लोन या टॉर्नेडोज जो है वो देखने को मिली। अमेरिका में ही वो टॉर्नेडोज देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको वो टॉर्नेडो देखने को मिला। तो आंसर क्या होगा? देखो जनरली अगर आप देखोगे इंडियन ओशन, देखो ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप इंडियन ओशन की बात करोगे तो इंडियन ओशन में आपको जो देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं साइक्लोन, सिंपल साइक्लोन हम इसको बोलेंगे। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो यहां पे इसको बोलते हैं विली विली, क्या बोलेंगे? विली विली। फिर आपसे पूछा जाता है कि जापान या फिर चाइना में क्या कहा जाता है, तो यहां पे आपको बोला जाता है टाइफून्स। और अगर आपसे कोई पूछे अटलांटिक ओशन में क्या कहा जाता है, अटलांटिक ओशन हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कैरिबियन सी हो गया, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यूएस में क्या बोला जाता है, तो वहां पे हरिकेन बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्या बोला जाता है इसको? हरिकेन बोला जाता है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? हरिकेन्स इज द आंसर आएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे क्लियर है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस में पिछली बार पूछे गए थे और कट ऑफ बहुत लो गई थी, 86 या 89, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 86 या 89 गई थी। तो उसमें क्या था कि आपको करंट अफेयर एक साल पुराने पूछे गए थे, तो 60 क्वेश्चन जो करंट अफेयर का वो तबाह कर गया था बच्चों को। तो तुक्के मारे माइनस में आए, 0.25 की कट ऑफ तो आपको क्या बोलते हैं नेगेटिव तो मिलेगा। लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, देखो फिर से डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन है। एक्टिव वॉल्केनो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, हाईएस्ट नहीं पूछा, हाईएस्ट पूछा तो आप क्या बोलते? ओजोस डेल सेलाडो, है ना, ओजोस डेल सेलाडो, ये आपका हाईएस्ट वॉल्केनो है। बट आपसे पूछे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब जिसमें थिकनेस ऑफ और लावा जो है बहुत ज्यादा है, तो मौना लावा हवाई, माउंट फ्यूजी जापान, माउंट किलिमंजारो तंजानिया, या नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा मौना लोआ हवाई। हवाई तो एक टोटली वॉल्केनिक आइलैंड है, यूएस के अंडर है और यूएस की बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड भी है यूएस के माध्यम से। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक किस पे मेजर की जाती है? कितनी बार मैंने पढ़ा है, आप एसआई की फिर से जाइए, सब इंस्पेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश में जाइए, वहां पे मैंने अर्थक्वेक का एक प्रॉपर चैप्टर जो है वो आपके लिए पढ़ाया हुआ है। ये फायदेमंद है आपके लिए, इन जैसे पेपरों में तो लड्डू बड़े क्वेश्चन आते हैं। इंटेंसिटी देखो, मैं कितनी बार बताया कि इंटेंसिटी अगर देखनी हो तो आपकी मर्केली स्केल में देखते हैं, और अगर आपने मैग्नीट्यूड देखना हो तो मैग्नीट्यूड जो है वो आपका देखा जाता है रिक्टर स्केल में। इंटेंसिटी में देखा जाता है कि नुकसान कितना हुआ, और मैग्नीट्यूड में देखा जाता है एनर्जी कितनी एनर्जी से आया हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? मॉडिफाइड मैर्केली स्केल। ऐसे क्वेश्चन में तो चुटकियों में 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं, फटाफट टिक किया, गोला मारा, आगे बढ़े, ठीक है ना।
उसके बाद क्वेश्चन है विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा परिवहन तंत्र किस देश में है, सबसे ज्यादा परिवहन तंत्र। यहां पे आप देखो पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो परिवहन तंत्र किसका आएगा, इंडिया का, यूएसए का, यूके का, अफ्रीका का। तो आंसर सिंपल आएगा, इंडिया में सबसे ज्यादा आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपसे पूछा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ आर्कटिक इज रिप्लेस्ड बाय द डेंस फॉरेस्ट, आर्कटिक रीजन जो है टॉप रीजन, एक क्वेश्चन भी है, बर्फ से घटा हुआ है, रशिया के साथ साइबेरिया वाला रीजन लगता है। तो उसने बोला कि अगर उसको डेंस फॉरेस्ट से हम रिप्लेस कर देते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू टेक प्लेस, उससे क्या होगा। तो यदि आर्कटिक को घने जंगल से बदल दिया जाए तो लिविंग में से क्या होगा, संभावना क्या है कि होगी, ऐसा नहीं कि क्या होगा, संभावना क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का त्वरण, ग्लोबल वार्मिंग की घोषणा हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग पे, या फिर ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। अब यहाँ पे तर्क वितर्क जो है वो आपकी नॉलेज का, यहाँ का दिमाग का काम आएगा। दिमाग का काम इसलिए आएगा क्योंकि आपको समझना है उस क्वेश्चन को कि यार अगर आर्कटिक रीजन जो कि कोल्ड रीजन, पोल्स वाला रीजन, अगर वहां पे हम डेंस फॉरेस्ट कर देंगे तो कोल्ड रीजन तो हमारा रहेगा ही नहीं, ग्लेशियर्स हमारे बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ये किसको एक्सेलरेट करेगा, ये ग्लोबल वार्मिंग को तब, या फिर उसको एक्सेलरेट करेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी हमारे, ठीक है ना। चलिए, इन एन आइलैंड द बायोडाइवर्सिटी, एक द्वीप में जैव विविधता क्या है। बायोडाइवर्सिटी जनरली आपको ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलेगी, इक्वेटोरियल रीजन्स में देखने को मिलेगी, इन जगह पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी। बट यहां पूछ रहे कि एक आइलैंड में आपको कैसे मिलेगी, लो हाई, नाइदर हाई नो लो या एक्सट्रीम लो, बड़ा आसान है। आपने इकोटोन सुना होगा, इकोटोन, जब आप एनवायरमेंट पढ़ते हैं ना, एनवायरमेंट पढ़ना है अच्छे से, शंकर आईएएस की बुक पकड़ लो, उसको पढ़ना शुरू कर दो। जब आप एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो एनवायरमेंट में हमेशा ध्यान में रखना कि इकोटोन एक जगह बताते हैं जहां पे लैंड और वाटर दोनों मिलते हैं। तो यहां पे लैंड मिलता है, यहां से वाटर मिलता है, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं इकोटोन, और यहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी और सबसे ज्यादा स्पीशीज वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे। तो आपका आइलैंड एक ऐसा इलाका होता है जो कि लैंड और सी के दोनों के बीच में होता है, लैंड भी होता है वहां पे, सी भी होता है, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके आराम से जो है वो हो जाते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि किसके थे, दैट इज फ्रॉम द 2020 ज्योग्राफी। इसी तरीके से एचपीजी के, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, इसी तरीके से पॉलिटी, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके आएंगे। प्रीवियस ईयर कुछ करंट अफेयर नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर यार पुराने हैं, नए वाले हम नए से करेंगे। पुराने वाले हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये पता लगे कि पेपर का लेवल क्या है। इससे थोड़ा सा अप ही हम लेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड करेंगे। आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, लिंक आपको टेलीग्राम का जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हो तो निम्बस करियर ऐप में आप कोर्सेज को ले सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मिला हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक भी मिला है। और अगर इसके अलावा भी अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो 7814846248 पे आप हमें मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।